वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की मिनी कैप्सूल सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टारगेट है इंजीनियरिंग फिजिक्स को इस तरीके से मजबूत करना कि एग्जाम में किसी भी तरीके का किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। इससे पहले जो वीडियो हमने डाली हैं उसमें हमने इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और आज उसका हम पार्ट 1 आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लगभग 8 से 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि शॉर्ट वीडियोस में आप क्विकली अपने सब्जेक्ट का, अपने टॉपिक का रिवीजन कर सकें। तो समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 1। और पार्ट 1 में देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि आप डिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने हमारी लॉन्ग वीडियोस या जो मिनी कैप्सूल सीरीज हमने फिजिक्स के लिए स्टार्ट की थी, अगर वो आपने अच्छे से देखी हुई है तो आपको पता चल गया होगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है किसी भी ऑब्स्टिकल के एजेज से लाइट का बैंड हो जाना उसके एजेस की तरफ, वही आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। वहीं पर अगर कोई स्लिट है तो स्लिट पर भी आपका ऐसे ही स्लिट के कॉर्नर से आपकी लाइट का बैंड हो जाना, नेचर जो है लाइट का, दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से एग्जाम में, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल, और इसको मैं नीचे कर लेता हूं, और थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉजिंग द लाइट टू स्प्रेड आउट। मतलब आपकी जब लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराती है या किसी भी स्मॉल ओपनिंग से पास होकर जाती है तो उस लाइट का स्प्रेड आउट होना ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। स्प्रेड ऑफ लाइट को आप ये भी कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट होना, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और ओपनिंग इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप बेसिकली तब मेजर कर सकते हैं जब आपकी ओपनिंग या ऑब्स्टिकल का जो साइज है कंपेयर टू द वेवलेंथ हो। ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्स्टिकल या ओपनिंग का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वहां पर आप डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेस्नेल एंड फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बारे में यहां पर डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है आपको। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन अकर व्हेन light source and the screen are far apart or use lenses। कहने का मतलब क्या है कि फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन तब होगा कब, जब आपका लाइट सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे से फार अवे हो, एक दूरी पर होते हैं। ठीक है, और इसमें आप लेंसेज का यूज भी करते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन ही है, ना कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में आप लेंसेज का यूज करते हैं। यहां पर अगर मैं बोलूं कि एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस आपके स्क्रीन और आपका सोर्स ऑफ लाइट रखा होता है, बेसिकली ये कहने का मतलब यहां पर है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात करें तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन आर क्लोज टू ऑब्स्टिकल। यानी कि जब लाइट सोर्स और आपकी स्क्रीन ऑब्स्टिकल के पास होते हैं तब आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और यहां पर आप लेंसेज का यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल। यहां पर वेव फ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, वो हमने वहां पर बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था।
मिनी कैप्सूल की वीडियो में। अगर आप जो डिटेल वाली वीडियो है उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है शॉर्ट फॉर्म में वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बच्चों कि डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनका मिलना बहुत जरूरी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी तक जो मैंने आपको दो या क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो उससे आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत ही क्लियरली कट आपको बताया था लास्ट लाइन में कि डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी अकर होगा जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या साइज ऑफ ओपनिंग मस्ट बी कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के। समझ गए? यानी कि साइज जो ओपनिंग का है या साइज जो ऑब्स्टिकल का है वो कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें आप डिफ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं पैटर्न, उसके कंपेरेबल अगर है तब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न इजीली दिखाई देगा, अदरवाइज वो नहीं मेजरेबल होगा, है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर डिफ्रैक्शन टू अकर द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इफ द साइज इज मच लार्जर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में साइज ऑफ ओपनिंग या साइज ऑफ ऑब्स्टिकल बहुत ही बड़ा है तो वहां पर आपका डिफ्रैक्शन इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो कि आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब देखिए यहां पर आपसे फॉर्मूले की फॉर्म में भी टर्म्स पूछ सकता है। अब यहां पर बच्चे ने क्वेश्चन को देखा तो बेटा यहां पर आपको केवल और केवल कंडीशन लिखनी है, यहां पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन ड्राइव करके नहीं दिखानी है। पता चला कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना कि उन्होंने देखा राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो वो डेरिवेशन करना बैठ जाएंगे। नहीं बेटा, 2 मार्क्स का है तो जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमा की कंडीशन की बात करें, मैं लिख लेता हूं यहां पर मैक्सिमा के लिए, तो हमें पता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो क्या होता है? R इक्वल्स टू A अपॉन एल्फा इंटू साइन एल्फा, ये आपको मिलता है बेटा। ठीक है, हमें पता है कि साइन एल्फा को अगर मैं एक्सपोनेंशियली टर्म में ओपन करता हूं तो हमें क्या मिलता है बेटा? एल्फा माइनस एल्फा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, मैं यहां पर पूरा डेरिवेशन टाइप नहीं करके दिखा रहा बेटा, जो पूछा है वही मैं आपको यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं। ठीक है, माइनस ऐसे ही आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है टर्म। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है साइन की। ठीक, अब अगर मैं यहां से अल्फा को बाहर ले लेता हूं बेटा, तो अल्फा को बाहर लेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमा के लिए क्या मिलेगा? ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1 माइनस अल्फा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की पावर यहां पर हो जाएगी बेटा 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक, अब अगर यहां पर ध्यान से आप देखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको क्या मिल सकती है? वो अगर आपका एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट ए वही आपको मिल जाए, यानी कि ए स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ए स्क्वायर मिलने के लिए क्या होगा? इस आर का इक्वल टू ए होना जरूरी है, और वो कब होगा बेटा? जब ये अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, इफ अल्फा गोज टू 0 देन यू गेट आर इक्वल्स टू ए। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है?
अल्फा की वैल्यू होती है बेटा पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से भी आपको एक चीज पता चली होगी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये वाली सारी टर्म्स जो हैं ये इधर जाकर 0 हो जाएंगी बेटा, तो हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 0। और साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ बेटा कि थीटा की वैल्यू अगर 0 है देन यू गेट मैक्सिमा कंडीशन। और ये आपने देखा भी है, जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तो उस डायग्राम में हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारा जो लाइट है वो किसी एंगल पर डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है वो अगर 0 है, तो देन दैट मीन्स आपको मैक्सिमा कंडीशन मिलेगी, जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहली कंडीशन आपके लिए हो गई है कि अल्फा यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब यहां पर ये है, तो फॉर द मैक्सिमा अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 0, इतना आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मिनिमा के लिए तो आप केवल और केवल कंडीशन लिख के दिखा देंगे बस। तो मिनिमा के लिए अगर मैं यहां पर कंडीशन लिखूं तो मिनिमा के लिए आपको कंडीशन मिलती है ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। जब पार्ट डिफरेंस आपका प्लस माइनस एन लैम्डा में होता है देन यू गेट द कंडीशन फॉर द मिनिमा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कितना लिखना है, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डिस्टिंग बिटवीन द सिंगल स्लिट एंड द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपसे डिफरेंस यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो सिंगल स्लिट में आपको पता है कि सिंगल स्लिट में केवल और केवल जो पैटर्न आपको दिखाई देगा या स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी दिखाई देती है वो केवल और केवल डिफ्रैक्शन पैटर्न से दिखाई देगी, और वो इंटेंसिटी आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई देगी। वहीं पर डबल स्लिट में आपको स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखाई देगा वो डिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से भी इंटेंसिटी वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। डिटेल वीडियोस आप अगर देखें तो वहां पर आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर आउट कर देगा। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर लिखेंगे बच्चों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखेंगे? सिंगल स्लिट में कि प्रोड्यूसेस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी इन द साइड फ्रिंजेस। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं पर डबल स्लिट में आप अगर बात करें तो डबल स्लिट में आप क्या देखेंगे? प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ इवनली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस सुपर इम्पोज्ड ऑन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहां पर क्या होगा भाई? स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन आपको मिल रहा है उस पर सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न भी, जिस वजह से आपको डबल स्लिट में जो पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई देगा या इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर दिखाई देगी वो ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एज वेल एज ड्यू टू द इंटरफेरेंस, दोनों पैटर्न की वजह से दिखाई देगी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 सेकेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 1 जो था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं, आई होप आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन क्लियरिफाई भी हो गए होंगे किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जामिनर किस तरीके से लैंग्वेज घुमाकर आपसे क्वेश्चन को पूछता है। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन की फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ना देना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये थंब वाला
बटन जो है ये आप प्रेस जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें, ताकि जो भी बच्चे फिजिक्स से डर रहे हैं उनका जो डर है वो निकल जाए और एग्ज़ाम की तैयारी उनकी बेहतरीन हो सके और वो एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके, जिसमें हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।